नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरे मोर्चे की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली में आज राष्ट्र मंच की बैठक, तीसरे मोर्चे की कवायद तेज होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में आज राष्ट्र मंच की बैठक, शरद पवार के नेतृत्व में आज विपक्ष के सभी दलों की बैठक हो रही है दिल्ली में। ये महत्वपूर्ण बैठक है। शरद पवार के नेतृत्व में विपक्ष के सभी दलों की बैठक। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर शाम 4 बजे बैठक होगी। हालांकि बैठक से कांग्रेस ने किनारा किया है। ये जानकारी है कि इस बैठक में कांग्रेस शामिल नहीं होगी। बैठक में फारूक अब्दुल्ला, संजय सिंह, यशवंत सिंह समेत कई नेता शामिल होंगे। आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे, वो भी इस बैठक में जाएंगे, ऐसी खबर है। बैठक में कई बुद्धिजीवी पत्रकार भी शामिल होंगे, ऐसी खबर है। बैठक में वर्तमान परिदृश्य पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी दल मिलकर देना चाहते हैं 2024 में देश को एक विकल्प। कल दिल्ली में पवार ने प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की थी। विपक्ष के सामने पीएम नरेंद्र मोदी के सामने बड़ा चेहरा सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बनी हुई है और इसीलिए तीसरे मोर्चे की तैयारी की जा रही है। बैठक जो लगातार होने वाली है, उस बैठक में भी खबर यह है कि इसी मसले पर बातचीत होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है तीसरे मोर्चे वाली, ये अच्छे संकेत लेकर नहीं आ रही है, क्योंकि कांग्रेस इस बैठक का हिस्सा नहीं है। बाकी तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो इस बैठक का हिस्सा आज बनने वाले हैं। क्या कुछ खास इस बैठक में होगा, लगातार नजर रहेगी आज की होने वाली इस बैठक पर। बंगाल की चुनावी लड़ाई अब अदालत के द्वार आई है। बंगाल की जो चुनावी लड़ाई चल रही है वो अदालत के द्वार आ गई। चुनाव के बाद भी भाजपा टीएमसी में कम नहीं हो रहा टकराव। चुनाव खत्म हो गए हैं, रिजल्ट भी सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी टीएमसी और बीजेपी में जो टकराव की स्थिति थी, जो गतिरोध देखा जा रहा था, वो कम होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। चुनाव हारे हुए दर्जनों नेता अब नतीजों को दे रहे अदालत में चुनौती। चुनाव हारे हुए दर्जन भर ऐसे नेता हैं जो नतीजों को अदालत में, कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहले ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में अपनी हार को चुनौती दी। हाईकोर्ट में दीदी के पीछे पीछे उनकी पार्टी के 4 हारे हुए प्रत्याशी भी कोर्ट पहुंच गए। इधर भाजपा के भी 11 हारे हुए प्रत्याशी नतीजों को कोर्ट में चुनौती देंगे, ऐसी खबर है। सिर्फ टीएमसी नहीं बल्कि भाजपा के भी कुछ ऐसे हारे हुए प्रत्याशी हैं जो नतीजों को लेकर हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। जबकि आमतौर पर नेता चुनाव में अपनी हार जीत को लेकर स्वीकार की स्थिति में दिखाई देते थे, स्वीकार हार जीत को कर लेते थे। और अब पश्चिम बंगाल की पार्टियां नई परंपरा की शुरुआत एक तरीके से कर रही हैं। वो टीएमसी की तरफ से हो या फिर बीजेपी की तरफ से हो, तमाम नेताओं को लेकर खबर यह है जो चुनाव में हार का सामना जिन्होंने किया वो हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। पहले आपने देखा नंदीग्राम में ममता बनर्जी को, जो कि मुख्यमंत्री हैं वो पश्चिम बंगाल की, उन्होंने नंदीग्राम में हार को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उसके बाद से टीएमसी के 4 नेता हाईकोर्ट का रुख करते हुए दिखाई दिए। अब खबर यह है कि बीजेपी के भी 11 ऐसे नेता हैं जिन्होंने हार का सामना किया, वो भी कोर्ट का रुख कर सकते हैं। और साफ तौर से ये लग रहा है कि जो गतिरोध की स्थिति थी चुनाव से पहले भाजपा टीएमसी के बीच में, वो गतिरोध अभी थमा नहीं है। जहां पर भी जिस के प्रत्याशी हारे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने हार का सामना किया चुनाव के दरमियान, वो अब कोर्ट की शरण में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोर्ट का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर से इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब पश्चिम बंगाल की पार्टियां नई परंपरा की शुरुआत वहां पर कर रही हैं। पासवान की तर्ज पर हिमंता शर्मा भी सत्ता के ही साथ। पासवान की तर्ज पर हिमंता बिस्वा शर्मा भी सत्ता के ही साथ। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानों के मायने निकाले जा रहे हैं। असम में शर्मा ने कभी नहीं की विपक्ष की राजनीति। 15 साल कांग्रेस के साथ सत्ता में रहे और अब भाजपा के साथ हैं। शायद शर्मा को लोकतंत्र का ये बुनियादी सिद्धांत पता नहीं है। लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से ही बनता और आगे बढ़ता है। ऐसे में शर्मा द्वारा विपक्षी विधायकों से भाजपा में शामिल होने जैसे बयान समझ से परे है। और शर्मा को कुछ भी बोलने से पहले भाजपा के पुराने नेताओं से चर्चा करनी चाहिए। अब लगातार इस बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि पासवान की तर्ज पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं हिमंता शर्मा भी सत्ता के ही साथ। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानों के कई मायने हैं। असल में शर्मा ने कभी नहीं की विपक्ष की राजनीति। 15 साल कांग्रेस के साथ वो रहे सत्ता में, अब भाजपा के साथ हैं। और शायद शर्मा को लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से ही चलता है, दोनों से ही बना है और आगे बढ़ता है। ऐसे में शर्मा द्वारा विपक्षी विधायकों से भाजपा में शामिल होने जैसे बयान समझ से एकदम परे है। शर्मा को कुछ भी बोलने से पहले भाजपा के पुराने नेताओं से चर्चा करनी चाहिए।
बंगाल में मुकुल रॉय सक्रिय, भाजपा में गए टीएमसी नेताओं को लुभाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। अभी हाल ही में बीजेपी से टीएमसी में वापस गए हैं मुकुल रॉय और भाजपा में गए टीएमसी के जो तमाम नेता हैं, चुनाव से पहले आपने देखा तमाम नेताओं ने टीएमसी का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थामा। अब उन नेताओं को वापस टीएमसी में लेने की कोशिश मुकुल रॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर दीदी की शुद्ध अवसरवादी सियासत से शायद पीछे छूट रहा विकास और बंगाल में चुनाव बाद कई क्षेत्रों से उठने लगी विकास कराने की मांग। जंगल महल मिदनापुर जिले में विकास नहीं होने की वजह से अलग राज्य की मांग भी उठी है। उधर उत्तर बंगाल सांसद जॉन बारला भी अपने क्षेत्र के लिए पृथक प्रदेश की डिमांड कर रहे हैं। वैसे भी दार्जिलिंग के गोरखा तो पहले से ही नए राज्य के गठन के लिए आंदोलित हैं और दीदी के सामने तमाम बाधाओं से निपटने के साथ साथ विकास कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है पश्चिम बंगाल में। मुकुल रॉय लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ये खबर पहले से ही आ रही थी, जब मुकुल रॉय ने बीजेपी को छोड़ा, टीएमसी में वापस गए, तब से ही ये खबर थी कि कुछ ऐसे लीडर्स को वो वापस ले सकते हैं जो चुनाव के दरमियान बीजेपी का हिस्सा बने थे। खबर ये कि भाजपा में गए टीएमसी नेताओं को लुभाने की कोशिश मुकुल रॉय लगातार कर रहे हैं और इधर दीदी की शुद्ध अवसरवादी सियासत से शायद विकास पीछे छूट रहा है। बंगाल में चुनाव बाद कई क्षेत्रों से विकास की दरकार मांग उठ रही है। जंगल महल मिदनापुर जिले में विकास नहीं होने की वजह से अलग राज्य की मांग भी उठी और उधर उत्तर बंगाल सांसद जॉन बारला भी अपने क्षेत्र के लिए पृथक प्रदेश की डिमांड कर रहे हैं। वैसे भी दार्जिलिंग के गोरखा पहले से ही आंदोलित कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं अलग राज्य को लेकर और दीदी के सामने तमाम बाधाओं से निपटने के साथ साथ इस वक्त विकास एक बहुत बड़ी चुनौती है पश्चिम बंगाल में। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पर निशाना साधना बन चुका राष्ट्रीय खेल। अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं जयराम रमेश, उनका बयान है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पर निशाना साधना राष्ट्रीय खेल बन चुका है। कांग्रेस से गलतियां भी हुई हैं, कमजोरियां भी हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं जयराम रमेश और साथ ही कांग्रेस को सभी लेवल पर लीडरशिप मजबूत करने की जरूरत है। ये कहा गया कि कांग्रेस को सभी स्तर पर, सभी लेवल पर लीडरशिप को, नेतृत्व को मजबूत करने की जरूरत इस वक्त है। पूरा संगठन चाहता है राहुल गांधी अध्यक्ष बने। मैंने उनसे कहा पार्टी की नई दिशा आपके नेतृत्व में तय हो। इस पर राहुल ने कहा कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूं। अब जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि उनकी राहुल गांधी से बात हुई है पार्टी के नेतृत्व को लेकर, क्योंकि वो स्वीकार कर रहे हैं कांग्रेस पर निशाना साधना। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल बन चुका है। उन्होंने स्वीकारा कि कांग्रेस से गलतियां भी हुई हैं और कमजोरियां भी, खामियां भी कांग्रेस के भीतर हैं। कांग्रेस को सभी लेवल पर लीडरशिप पर काम करना होगा, लीडरशिप मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ना होगा। इसकी दरकार भी अभी महसूस की जा रही है। पूरा संगठन ये चाहता है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। मैंने उनसे कहा पार्टी की नई दिशा आपके नेतृत्व में तय हो। इस पर राहुल का जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि राहुल ने ये कहा कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूं। महंगाई की पटरी पर तेज रफ्तार दौड़ रहे पेट्रोल डीजल। महंगाई की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है, जिसकी वजह से आम लोग बेहद त्रस्त हैं। महंगाई की पटरी पर तेज रफ्तार दौड़ रहे पेट्रोल डीजल, इसीलिए हम कह रहे हैं 48 दिन में पेट्रोल 7 रुपये 40 पैसे महंगा हुआ और साथ ही डीजल भी लगातार इसके दाम भी बढ़ रहे हैं। डीजल 8 रुपये 7 पैसे महंगा हुआ है। कोरोना संकट के दौर में आम आदमी की जेब तराश रही तेल कंपनियां। एक तो कोविड से अभी देश उभरा भी नहीं है, ऐसे में आम आदमी की जेब तेल कंपनियां तराश रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत चढ़ने का भी असर बताया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $73.5 प्रति बैरल है। ऐसे में देश में तेल कंपनियां खेल रही आम आदमी के साथ और साथ ही आज पेट्रोल 104 रुपये 17 पैसे तो डीजल 97 रुपये 27 पैसे के उच्चतम स्तर पर है। तेल की कीमतें बढ़ने से खाद्य, निर्माण, अन्य जरूरी वस्तुएं भी महंगी हुई हैं और केंद्र राज्य सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और वैट में कमी को भी राशि नहीं है, तैयार नहीं है। हालांकि राज्य सरकार पिछले दिनों आपको याद है वैट में 2% की कमी कर चुकी है, लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है ऐसे में राजस्थान के लोग भी बेहद त्रस्त है। ये कहा जा रहा है कि या तो राज्य की सरकार वैट में कमी करे या फिर सेंटर से यानी कि केंद्र की सरकार से एक्साइज ड्यूटी को कम किया जाए। महंगाई की पटरी पर लगातार तेज रफ्तार से पेट्रोल डीजल दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रियायत की उम्मीद की जा रही है, लेकिन रियायत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। 48 दिन हो गए हैं। 48 दिन में पेट्रोल 7 रुपये 40 पैसे महंगा हुआ, डीजल 8 रुपये 7 पैसे। और कोरोना के संकट के दौर में भी आम आदमी के साथ जो खिलवाड़ कर रही हैं तेल कंपनियां, उस पर ब्रेक नहीं लग रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कहा जा रहा है कच्चे तेल की कीमत चढ़ने का भी एक असर हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $73.5 प्रति बैरल है।
और ऐसे में देश में तेल कंपनियां आम आदमी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, खेल रही हैं। और आज पेट्रोल 104 रुपये 17 पैसे, डीजल 97 रुपये 27 पैसे के हिसाब से बिक रहा है। और तेल की कीमतें बढ़ने से खाद्य, निर्माण, अन्य जरूरी वस्तुएं भी महंगी हो गई हैं, जिससे आम आदमी परेशान है। अब नजर राज्य की सरकार पर और केंद्र की सरकार पर है कि थोड़ी सी रियायत उनको मिले तो अच्छा होगा। किसानों से बातचीत की तैयारी में सरकार। अब किसानों से बातचीत की तैयारी में सरकार दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी कई बार कह चुके किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं। अब लगातार किसान आंदोलित हैं कृषि कानूनों को लेकर। अब खबर यह है कि किसानों से बातचीत की तैयारी में सरकार है। प्रधानमंत्री हो या फिर कृषि मंत्री कई दफा ये कह चुके हैं कि किसानों से बातचीत के लिए सरकार हमेशा तैयार है। ऐसे में बीएल संतोष, राधा मोहन ने टटोली थी नब्ज, पार्टी विधायकों, मंत्रियों से अलग अलग चर्चा कर राय जानी थी। किसान आंदोलन को लेकर लखनऊ में फीडबैक भी लिया था और साथ ही सभी ने चुनाव से पहले किसान आंदोलन खत्म कराने की इच्छा भी जाहिर की है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में यूपी में। और खबर यह है कि सभी ने चुनाव से पहले किसान आंदोलन खत्म कराने की इच्छा जाहिर की थी। उत्तर प्रदेश की तरह ही पंजाब, हरियाणा से भी पार्टी को यही फीडबैक मिला और सभी जगह से मिला निगेटिव फीडबैक। चुनाव में हो सकता पार्टी को नुकसान, ये भी कहा जा रहा है। सभी राज्यों से जहां पर भी इलेक्शन होने वाले हैं 2022 या 23 में, वहां से निगेटिव फीडबैक मिला है सरकार को। अब ऐसे में ये चिंता वाली बात हो सकती है, चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सरकार को। और अब सरकार वार्ता शुरू करके अंतिम समाधान निकालने के लिए प्रयासरत है। और इसीलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव में कोई कोर कसर ना रहे या फिर उनको खामियाजा भुगतना ना पड़े, इसीलिए भी सरकार की कोशिश है कि बातचीत हो। बार बार सरकार ये कह चुकी है कि बातचीत से ही कोई बीच का रास्ता निकलेगा। सरकार की तरफ से प्रस्ताव भी दिया गया किसानों से कि वो आप आएँ और बातचीत अगर होगी तो ही कोई हल निकलेगा, समाधान निकलेगा। लेकिन किसानों ने बातचीत से साफ तौर से इनकार कर दिया। किसानों ने कहा कि ये आर पार की लड़ाई हो चुकी है, अगर कृषि कानून रद्द होंगे तो ही वो किसी स्थिति में दिखाई देंगे। लेकिन सरकार अब ये कह रही है, अलग अलग राज्यों से फीडबैक भी लिया गया। अब सरकार की तरफ से खबर यह है कि तैयारी हो रही है, एक बार फिर से बातचीत की पेशकश की जाएगी और किसानों को मनाने की कोशिश होगी कि अपनी जिद छोड़ें और वापस अपने घर लौटें, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कोई भी जोखिम सरकार उठाना नहीं चाहिए। अब आरपीएफ में उच्च पदों पर लगेंगे आईपीएस। पिछले सप्ताह कैडर रिव्यू कमेटी ने 7 आईपीएस लगाने की मंजूरी दी। ये बड़ी खबर है। अब आरपीएफ में उच्च पदों पर आईपीएस लगेंगे। पिछले सप्ताह कैडर रिव्यू कमेटी ने 7 आईपीएस लगाने की मंजूरी दी। 1 स्पेशल डीजी, 2 एडिशनल डीजी, 4 आईजी आईपीएस लगेंगे, जबकि अब तक आरपीएफ सेवा के अधिकारी लगते आए हैं पदोन्नति से। इस फैसले का ऑल इंडिया आरपीएफ सर्विस अफसरों ने शुरू किया विरोध। अब इसका विरोध भी हो रहा है। वर्चुअल मीटिंग में केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल से मिलकर अवगत करवाया जाएगा इसके नुकसान से। और सरकार के फैसले के विरोध में न्यायालय भी जा सकते हैं आरपीएफ अधिकारी। अब इस खबर के बाद से ही कहा जा रहा है कि इसका विरोध भी शुरू हो गया है। एक बार फिर से पूरी खबर आपको समझाते, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। अब आरपीएफ में उच्च पदों पर आईपीएस लगेंगे। पिछले सप्ताह कैडर रिव्यू कमेटी ने 7 आईपीएस लगाने की मंजूरी दी है। 1 स्पेशल डीजी, 2 एडिशनल डीजी, 4 आईजी आईपीएस लगेंगे, जबकि अब तक आरपीएफ सेवा के अधिकारी पदोन्नति से लगते आए हैं। और इस पूरे फैसले का ऑल इंडिया आरपीएफ सर्विस अफसरों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। वो लगातार इस फैसले को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वर्चुअल मीटिंग में केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया गया। रेल मंत्री पीयूष गोयल से कहा जा रहा है कि मुलाकात होगी, उनसे मिलकर उनको अवगत करवाया जाएगा इसके नुकसान से भी। और सरकार के इस फैसले के विरोध में न्यायालय भी आरपीएफ अधिकारी जा सकते हैं, ऐसी भी खबर है। कोरोना के चलते अमरनाथ यात्रा रद्द हो गई है। कोविड एक बड़ी वजह है। कोविड के चलते ही अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया। कोरोना के चलते इस साल नहीं होगी अमरनाथ यात्रा। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा न कराने का फैसला किया है और साथ ही ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। ऑनलाइन दर्शन का पूरा इंतजाम होगा, पूरी व्यवस्था की जाएगी। जो श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे कि अमरनाथ यात्रा शुरू होगी तो यात्रा में शामिल हो पाएंगे, उनके लिए ये खबर थोड़ी सी निराश करने वाली जरूर है, क्योंकि कोविड का दौर है, इसलिए ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे तमाम श्रद्धालु। हालांकि सभी पारंपरिक पूजन पहले की ही तरह होंगे। जो पारंपरिक पूजा की जाती थी
वो पहले की ही तरह संचालित होंगे। छड़ी निकलेगी और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजन भी होगा। इस साल श्राइन बोर्ड ने 28 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू कराने का फैसला किया था। पहले दिन उपराज्यपाल और अन्य लोग बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना करेंगे और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि लोगों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है, सबसे पहले है और इसीलिए भी ये फैसला लिया गया है। कोविड की रफ्तार हालांकि कम हो रही है, खतरा अभी टला नहीं है और ऐसे में कोई भी जोखिम उठाना खतरनाक हो सकता है। कोरोना के चलते अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया। कोविड के चलते ही इस साल अमरनाथ यात्रा नहीं होगी, ये साफ कर दिया गया। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा न कराने का फैसला किया है। ऑनलाइन दर्शन तमाम श्रद्धालु कर पाएंगे और साथ ही जो पारंपरिक पूजन की विधि होती है, पूजन जिस तरीके से चलता है हर साल, वो इस साल भी चलता रहेगा। छड़ी भी निकलेगी और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजन भी होगा। इस साल श्राइन बोर्ड ने 28 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू कराने का फैसला किया था। पहले दिन उपराज्यपाल और अन्य लोग बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना करेंगे और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी ये कहा है कि कोविड है और इसीलिए भी ये अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है, क्योंकि लोगों का जो स्वास्थ्य है वो सर्वोपरि है और लोगों को बचाने की जो जंग चल रही है उसमें कोई भी लापरवाही ना हो, इसीलिए भी ये फैसला लिया गया है। ये लोगों के हित में ही है, ये श्रद्धालुओं के हित में है। खबरें लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सेकेंड वेव में कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लगा था बड़ा झटका। अब थर्ड वेव के लिए विशेष तैयारी कर रहा कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ये बड़ी खबर है, तीसरी लहर के संकेत मिल चुके हैं। सेकेंड वेव में आपने देखा कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बड़ा झटका लगा था। अब थर्ड वेव के लिए विशेष तैयारी कर रहा कॉर्पोरेट वर्ल्ड और साथ ही कर्मचारियों को स्वस्थ और प्रोडक्टिव रखना पहली प्राथमिकता है, ये कहा जा रहा है। ऐसे में कंपनियों ने कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की मुहिम चला रखी है। 49% कंपनियां कर्मचारियों के कोविड संबंधित खर्चों की भरपाई कर रही हैं और 35% अपने कर्मचारियों को इंश्योरेंस कवरेज दे रही हैं। ये बड़ी खबर है। तीसरी लहर की तैयारी अभी से की जा रही है। सेकेंड वेव में कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बड़ा झटका लगा था। अब थर्ड लहर आने के संकेत मिल चुके हैं और इसीलिए भी खासतौर से तैयारियां की जा रही हैं, इंतजाम किए जा रहे हैं। कर्मचारियों को स्वस्थ और प्रोडक्टिव रखना पहली प्राथमिकता है सभी के लिए। ऐसे में कंपनियों ने कर्मचारियों की वैक्सीनेशन की मुहिम चला रखी है। 49% कंपनियां कर्मचारियों के कोविड संबंधित खर्चों की खुद ही भरपाई कर रही हैं और 35% अपने कर्मचारियों को इंश्योरेंस कवरेज भी दे रही हैं। ई कॉमर्स की अनुचित फ्लैश सेल पर रोक की तैयारी चल रही है। ई कॉमर्स की अनुचित फ्लैश सेल पर रोक की तैयारी चल रही है, ऐसी खबर है। उपभोक्ता मंत्रालय ने सोमवार को मसौदा जारी किया है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020 में संशोधन का मसौदा जारी किया गया है। इसमें उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए सुझाए गए नए प्रावधान, फ्लैश सेल, भारी डिस्काउंट और क्रॉस सेलिंग के नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। सरकार को मिली थी मामले में शिकायतें और शिकायतों के बाद ये पूरा मसौदा तैयार किया गया है। ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार की शिकायतें तमाम मिल रही थी और इसके बाद अब कहा जा रहा है कि पूरी रूपरेखा तय की जा रही है। बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण है। ई कॉमर्स की अनुचित फ्लैश सेल पर रोक की तैयारी चल रही है। उपभोक्ता मंत्रालय ने सोमवार को एक मसौदा तैयार किया है, जारी किया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020 में संशोधन का मसौदा जारी किया गया है और साथ ही इसमें उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए नए प्रावधान सुझाए गए हैं और फ्लैश सेल, भारी डिस्काउंट, क्रॉस सेलिंग के नए प्रावधान शामिल किए गए हैं पूरे मसौदे में। सरकार को मामले में शिकायतें मिली थी, ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार की शिकायतें मिली, उसके बाद ये मसौदा जारी किया गया। तो पीएम मोदी के साथ बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले गुपकार गठबंधन की बैठक चल रही है श्रीनगर में। वहीं से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे खान विभाग की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खान विभाग की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। आज दोपहर 1 बजे का वक्त है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक प्रस्तावित है। अपरिहार्य कारणों से 2 दफा स्थगित हो चुकी है ये बैठक। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। मुख्यमंत्री के सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा। एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल और अन्य अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन को अंतिम रूप दे दिया है। खनन निदेशक के बी पांड्या, संयुक्त सचिव ओम प्रकाश कसेरा, उप सचिव नीतू बारूपाल, अतिरिक्त निदेशक बीएल सोढ़ा, एसएमई महेश माथुर और अन्य अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत चुनाव की तैयारी। 12 जिलों की जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव मतदाता सूची पुनरीक्षण। 7 जिलों की 9 पंचायत समितियों को पूर्व में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम से अलग रखा गया था।
प्रपत्र A1 को तैयार कर अपलोड करने की तिथि 3 जुलाई है। 4 जुलाई को इस सूची पर प्रोसेस करने की अंतिम तारीख है। चेक लिस्ट डाउनलोड करने की आखिरी तारीख 5 जुलाई है। चेक लिस्ट सत्यापन करने की आखिरी तारीख 9 जुलाई है। संशोधित प्रपत्र 1 को तैयार और अपलोड करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई है। प्रोसेस करने और फ्रीज करने की आखिरी तारीख 10 जुलाई है और प्रारूप मतदाता सूची को डाउनलोड करने की आखिरी तारीख 12 जुलाई है। पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत कोविड-19 गाइडलाइंस की पालना करनी होगी, ये साफ तौर से कह दिया गया है। और इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।